वेरी गुड मॉर्निंग टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। अभी हम बिजनेस स्टडीज़ के यूनिट 3 को कंप्लीट करके यूनिट 4 पर आ चुके हैं। इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड व्हाट प्लान मीन्स, व्हाट इज प्लानिंग स्टैंड्स फॉर, एंड ऑल्सो few definitions given by different scholars like Conzu-Donald and Allen। हमने प्लानिंग के डेफिनेशंस भी पढ़े। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव ऑल्सो completed the characteristics, or we can say the features of planning. Now we are going to continue our next lecture. In today's lecture we are going to conduct importances of planning. So today we are going to start with importances of planning. Very first we have increases efficiency. Planning increases efficiency, which means if we have planned everything in advance, okay, so what we're gonna do is we are going to do only this thing जो हमने पहले से सोच के रखा है, हम सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ की तरफ ध्यान देंगे। जब हमारी प्लानिंग में हमारी पॉलिसी भी हो गई, प्रोसीजर भी हो गया, रूल्स रेगुलेशंस भी हो गए, तो क्या करेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें हमें हमारी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे, हमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने में हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे? सी, प्लानिंग में मैंने आपको बताया था कि प्लानिंग में हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करते हैं। तो सर जब हमने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर लिए तो हम क्या करेंगे, हमारा सारा डेडिकेशन हम इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की तरफ लगाएंगे। तो दैट मीन्स कि इन ऑब्जेक्टिव्स के अटेनमेंट के चांसेस हमारे पास बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट अप वी हैव इज रिड्यूसेस बिजनेस रिलेटेड रिस्क। सी, इफ वी हैव ऑलरेडी प्लान्ड फॉर एवरीथिंग कि हमें क्या क्या किन किन सोर्सेज से फाइनेंस लेना है, किन किन एक्टिविटीज़ को इनकर करना है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हम बनाने वाले हैं, जब हमने ये सारी चीज़ें, हमने गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड सारी प्रोक्यूरमेंट को ध्यान रखा हुआ है, सारे प्रोसीजर्स को ध्यान में रखा हुआ है, तो हमारे बिजनेस का रिस्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने हर एक चीज़ के लिए क्या करके रखी है, प्लानिंग करके रखी है। जब ये प्लानिंग हमने पहले से बना करके रखी है कि हमें किस से प्रोडक्ट्स परचेज करने हैं, कौन कौन से एक्टिविटीज़ हमें अपने बिजनेस में इनकर करनी है, किन गुड्स और सर्विसेज को हम प्रोवाइड करेंगे, ये सारी चीज़ें जब हमने पहले से डिसाइड करके रखी होती है तो हमारे बिजनेस में आने वाले रिस्क जो है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। नेक्स्ट अप इज फैसिलिटेट्स प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। सी, मुझे पता है कि मुझे किन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है, तो मुझे उसके लिए किन किन डिपार्टमेंट्स की हेल्प चाहिए होगी। पहले जो फंक्शन है वो कौन डिपार्टमेंट करेगा, उसके बाद फंक्शन कौन करेगा, यानी कि सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट आएगा, उसके बाद मिडल आएगा, उसके बाद लोअर आएगा। इन सभी से मिल करके मेरा सारा कोऑर्डिनेशन चलेगा। टॉप मैनेजमेंट जो बोलेगा वही मिडल मैन फॉलो करेगा और लोअर मैन उसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो अब जब मुझे ये सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से पता है कि मेरे टॉप मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और मिडल मैन उसी ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने में लगे हुए हैं, क्योंकि हमारी प्लानिंग में हमने ऑलरेडी इनको भी सारा स्ट्रैटेजीज बता दी थी, तो लोअर लेवल क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को जो कि टॉप मैनेजमेंट ने किया है उन्हीं को फॉलो करने में लगा रहेगा। तो इससे क्या होगा, देयर इज ए कोऑर्डिनेशन बिटवीन टॉप, मिडल एज वेल एज लोअर। सी, इसी पॉइंट को हम एक दूसरे तरीके से भी देखते हैं कि हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जैसे कि आपका HR डिपार्टमेंट हो गया, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, आपका सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, आपका एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट हो गया, इन सभी डिपार्टमेंट में भी क्या होता है, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बन जाता है। आपका HR डिपार्टमेंट उन्हीं इंडिविजुअल्स को हायर करेगा जिनकी रिक्वायरमेंट फाइनेंस, प्रोडक्शन, सेल्स या एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट में होगी। आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट उन्हीं सब चीज़ों के लिए पैसे देगा जिनकी रिक्वायरमेंट प्रोडक्शन या सेल्स या एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट को होगी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उन्हीं चीज़ों को प्रोड्यूस करेगा जिसकी रिक्वायरमेंट आपके सेल्स डिपार्टमेंट वालों ने रेज की होगी। सी, इसी वजह से हम कहते हैं कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन आता है बाय प्लानिंग। नेक्स्ट इज एड्स इन ऑर्गेनाइजिंग। एज आई सेड कि ऑर्गेनाइजेशंस मैंने आपको बताया था दो तरीके होती है, एक होता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, अनदर वन इज डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। और दोनों ही तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में हमें क्या चाहिए, प्लानिंग चाहिए। P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, यानी कि आपको दोनों के दोनों, चाहे किसी भी तरीके की आप ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड कर रहे हो, आपको प्लानिंग तो करनी ही पड़ेगी, तभी जा करके आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन या यूं कहें थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स को प्रॉपर ऑर्डर में आप चीज़ों को अरेंज कर पाएंगे, आप प्रॉपर ऑर्डर से सिस्टम्स के अंदर चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। कौन इन डायरेक्शंस देगा, किसको डायरेक्शंस देगा, इन सब के लिए क्या करना पड़ता है, पहले से प्लान करना पड़ता है। सब वी हैव इज गिव्स राइट डायरेक्शन। सी, प्लानिंग में हम करते क्या हैं,
पहले से सारी चीज़ों के बारे में हमें पता हो जाता है तो डायरेक्शन तो ऑटोमेटिकली मिलनी ही है, क्योंकि हम फॉलो किसको करते हैं, प्लानिंग्स को फॉलो करते हैं। जब हम प्लानिंग को ही फॉलो करेंगे तो हमारे पास डायरेक्शन होगी या नहीं होगी। सी, अगर आप किसी रेसिपी बुक से आप कोई रेसिपी रेडी कर रहे हो, कोई खाने का सामान कोई चीज़ बना रहे हो, तो उसमें क्या कर रहे हो आप, रेसिपी बुक को जब फॉलो करोगे तो आपके पास में डायरेक्शन होगी ना कि पहले मुझे क्या ऐड करना है, उसके बाद नेक्स्ट क्या ऐड करना है, उसके बाद नेक्स्ट क्या ऐड करना है। इसी तरीके से फाइनली हम अपने रिच डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच जाते हैं, हम फाइनल पॉइंट के अपने पर पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी प्लानिंग्स में क्या होती है, डायरेक्शंस होती है। नेक्स्ट वी हैव इज कीप्स गुड कंट्रोल। सी, प्लानिंग में हमने सारी चीज़ों के लिए मेजरमेंट ले लिया था, तो जब ये मेजर्स, जब ये सारे सिचुएशंस को हम कंसीडर करके चल रहे थे, जब इन मेजर्स को हमने ध्यान दिया था, तो हमने क्या किया होगा, हमने सारे कंट्रोल्स को भी ऑटोमेटिकली क्या कर लिया होगा, अपने अंडर ले लिया होगा। हमने जब प्लानिंग डिसाइड की थी तो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे और उन्हीं स्टैंडर्ड्स को हम मीट करने की कोशिश करते हैं। हमारे ऊपर किसी भी तरीके का दबाव नहीं बना होता है, हम चीज़ों को उनके बिगड़ने से पहले ही ठीक कर लेते हैं। इसीलिए मैंने बोला कीप्स गुड कंट्रोल। प्लानिंग में आपने स्टैंडर्ड सेट कर लिए कि एक एम्प्लॉय 10 यूनिट तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, तो अगर किसी एम्प्लॉय ने 8 यूनिट्स प्रोड्यूस किया है तो विच विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, उसे कहते हैं हम गुड कंट्रोल। हेल्प्स इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। बिल्कुल शुरू में बताया था कि आपकी एफिशिएंसीज इंप्रूव हो जाती हैं तो ऑब्जेक्टिव्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, अचीव हो ही जाएंगे, टारगेट्स अचीव कर ही लेंगे। जब आपके टारगेट, जब आपके स्टैंडर्ड्स आपने डिसाइड किए तो उनको सभी लोगों को बताया भी तो था, इन्फॉर्मेशन सब लोगों को दी थी ना, तो सब क्या करेंगे, उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने में, उन्हीं टारगेट्स को अचीव करने में लगे रहेंगे और वो अचीव हो भी जाएंगे। मोटिवेट्स द पर्सनल। सी, प्लानिंग से हम क्या करते हैं, पर्सनल इंडिविजुअल्स को भी मोटिवेट करते हैं। जब मैंने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था कि मुझे कितना स्टैंडर्ड चाहिए हर एम्प्लॉय से, मुझे 10 यूनिट्स तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर मैं 8 यूनिट्स तक भी कोई एम्प्लॉय प्रोड्यूस करता है तो भी मैं उसको कंपनी से निकालूंगी नहीं। विच शोज कि मैंने एम्प्लॉयज़ को क्या किया, मोटिवेट करके रखा हुआ है। और इसी प्लानिंग के थ्रू जो इसमें मैंने अपने स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए, इसी में मैंने उनका इंक्रीमेंट, उनका बोनस, ये सब भी डिसाइड कर दिया था। तो जिसकी वजह से लोग क्या करेंगे, जिसकी वजह से पर्सनल्स जो है ना ज़्यादा अच्छा काम करते चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें इंक्रीमेंट्स चाहिए, उन्हें बोनसेस चाहिए। तो इस वजह से पर्सनल्स क्या करेंगे, उन्हीं चीज़ों को अटेन करने में अपनी मेहनत लगाएंगे जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है। नेक्स्ट इज एनकरेजेस क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। सी, प्लानिंग में मैंने पहले ही डिसाइड किया कि मेरे पास आज की डेट में क्या सारी चीज़ें हैं, टिल टू द डेट मेरे पास कौन कौन से रिसोर्सेज, कौन कौन से प्रोडक्ट्स को मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, एंड आने वाले सेशन में मेरे पास कैसी कैसी डिमांड्स आने वाली हैं, किस तरीके का कंपटीशन लेवल मेरा होने वाला है, तो उन सब चीज़ों को भी मैंने डिसाइड कर लिया था। तो इसीलिए मैंने क्या किया होगा, मैंने पॉलिसीज़ भी बनाई होंगी, प्रोसीजर्स भी बनाया होगा, R&D भी बनाया होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जिसके अंदर की मैं इनोवेशंस एंड क्रिएटिविटी को ज़रूर इंपॉर्टेंस देती होंगी। तो ये क्या करेगा, आपके प्लानिंग्स के थ्रू ही आप R&D तक भी पहुंच पाओगे, यानी कि नई कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ को भी आप इंक्रीज कैसे कर पाते हो, प्लानिंग के थ्रू ही। जब तक आप किसी चीज़ को प्लान नहीं करोगे, जब तक आप किसी चीज़ के बारे में मेंटल एक्सरसाइज नहीं करोगे, सोचोगे ही नहीं, तब तक आप आगे इनोवेट करने के बारे में सोच ही नहीं सकते। सी, जीन्स डेनिम जो है, उससे पहले भी कुछ पैंट्स होती होंगी, उससे पहले भी किसी तरीके की क्लोथिंग स्टाइल होती होगी। नाउ वी हैव नैरो बॉटम, उससे पहले लो वेस्ट। ये सारे क्यों हुए, ये सारे इनोवेटिव आइडियाज इसीलिए हुए क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स लोगों ने इस चीज़ के बारे में सोचा, प्लानिंग की। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। सी, प्लानिंग में हमारे पास हर एक चीज़ पहले से क्या होती है, डायरेक्शंस गिवन होती है और उन्हीं डायरेक्शन से हम क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। सी, मैंने बताया कि स्टैंडर्ड में मैंने डिसाइड कर लिया था कि हर एम्प्लॉय से मुझे 10 यूनिट चाहिए, तो अगर एक एम्प्लॉय 8 यूनिट्स भी प्रोड्यूस करता है तो मेरा उसमें डिसीजन मेकिंग ईजी हो गया, क्योंकि मैंने बोल के रखा है पहले से अपनी प्लानिंग में कि मेरे 8 यूनिट्स तक अगर एम्प्लॉय करता है तो मुझे उसे थ्रेटनिंग तो देनी है, डराना तो है, धमकाना तो है, लेकिन उसे कंपनी से नहीं निकालना है। तो मुझे क्या करना है, उसे रिटेन करना है अप टू 8। लेकिन अगर किसी ने 7 यूनिट्स प्रोड्यूस की तो मुझे क्या करना है, मेरी डिसीजन मेकिंग क्लियर है कि मुझे उसे कंपनी से निकाल देना है, मुझे अब उसकी जरूरत नहीं है। 7 यूनिट्स का मतलब मेरी कंपनी लॉस ले रही है, विच इज नॉट गोइंग टू बी बियर्ड बाय द कंपनी। क्लियर।
Today we have completed these 10 importances of the planning, and tomorrow we are going to conduct the limitations of planning.